अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, मिशन MBBS 2026 के 3 FLPs हो चुके और आप लोग जो है वो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और उनको दूर भी कर रहे हैं। आगे भी मज़ीद FLPs को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें ताकि आप अपनी गलतियों को जो है वो पहचान सकें और अपनी गलतियों को दूर कर सकें और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जी, तो ये FLP 3 केमिस्ट्री की डिस्कशन है। Mark the conditions that favor the maximum product formation in the given reaction. So इसमें हमने वो कंडीशन बतानी है जिसमें हम प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकें। सो ये जो फॉर्मेशन है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो -x है। इसका मतलब ये इसकी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर कम करते हैं। सो हाई टेम्परेचर वाली ऑप्शंस तो निकल जाएंगी, हाई टेम्परेचर वाली ऑप्शंस तो निकल जाएंगे। सो लो टेम्परेचर होगा। अब ये अल्फा होगा या बीटा होगा। अच्छा, आप ये देखें कि आपके पास जो रिएक्टेंट साइड के मोल्स हैं वो 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड का 1 मोल है। सो आपने प्रोडक्ट की तरफ जाना है, आपने प्रोडक्ट और बनाना है। तो इसका मतलब है आपने ग्रेटर से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है। तो जब भी आपने ग्रेटर से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है तो आपने प्रेशर को इंक्रीज करना है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। जहां मोल्स कम होते हैं वहां वॉल्यूम कम होता है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से हम रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ होती है जहां पर मोल्स कम होते हैं। तो मुझे कम मोल्स की तरफ जाना है तो मुझे प्रेशर बढ़ाना है। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which combination of the following substances will result in the formation of an acidic buffer when mixed? बफर बनाने के लिए अगर आप एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं तो आपने वीक एसिड लेना है और उसका सॉल्ट लेना है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और अगर आप बेसिक बफर की बात कर रहे हैं तो बेसिक वीक बेस लेनी है और उसका सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। So weak acid and its salt with a strong base. Yes. Equal volumes of equimolar solutions of weak acid and weak base. तो क्या weak acid के साथ weak base लेते हैं? नो। Strong acid लेते हैं? नो। Strong acid तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। Strong acid लेते हैं? Strong acid and its salt with a weak base. नो, बेसिकली weak acid लेंगे और उसका salt लेंगे strong base के साथ. So right answer is alpha. Of which of the following factors the rate of रिएक्शन डिपेंड्स ऑन? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिएक्टेंट पे, एटॉमिक मास ऑफ द रिएक्टेंट पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट पे, या एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट पे? तो ये हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। सो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। राइट आंसर इज डेल्टा, दैट इज कंसंट्रेशन। इसको हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंटेन्स मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स? इनमें से किस रिएक्शन में ज्यादा प्रोडक्ट्स ही होंगे जिसमें Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होगी? जिसमें Kc की वैल्यू बड़ी होगी उस रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये 10 रेज़ टू पावर -10 है, ये 10 रेज़ टू पावर 9 है, ये 10 रेज़ टू पावर 12 है और ये 10 रेज़ टू पावर 18 है। सो इस रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। बॉन्ड फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विद, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है और एक बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी रिक्वायर होती है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विद, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, सो लॉस ऑफ एनर्जी। राइट आंसर इज अल्फा। Which of the following process is an example of exothermic reaction? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की? इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है, लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है ये एंडोथर्मिक है। फ्यूजन में भी आप सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करते हो, सो इसमें भी हीट एब्जॉर्ब होती है। सब्लिमेशन में भी आप सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में जाते हो, हीट एब्जॉर्ब होती है। रेस्पायरेशन, यस, रेस्पायरेशन में हीट रिलीज होती है। रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
राइट आंसर इज डेल्टा. Calcium carbonate in powdered form reacts with dilute sulfuric acid more efficiently than its big pieces. This is because of, तो हमें पता है जो रिएक्शन का रेट है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा. सो जब आप पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो वो ज्यादा एफिशिएंटली रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट बिग पीस बड़े पीस की फॉर्म में इस्तेमाल करें. दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. नो. Use of catalyst, no. Increase in surface area, yes. Increase in concentration of reactant, no. Right answer is Charlie. Next, the specific rate constant of a first order reaction depends on. जो specific rate constant होता है first order reaction का वो किस पे डिपेंड करता है? याद रखना है rate constant सिर्फ एक temperature dependent value है. Right answer is delta. Which of the following chemical reaction has fractional order? इनमें से किसका fractional order है? तो ये आपने याद रखना है जब आप क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते हो. सो इसमें क्लोरोफॉर्म की पावर 1 होती है और क्लोरीन की पावर हाफ होती है, तो ये 1.5 है. रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नो. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये जूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है. थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, नो. तो ये आपने याद रखना है कि जो फ्रैक्शनल ऑर्डर है दैट इज कन्वर्जन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू कार्बन टेट्राक्लोराइड. The energy of activation of forward reaction is less than that of backward reaction in. फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है बैकवर्ड रिएक्शन से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में. जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें हीट रिलीज होती है. इनमें हीट रिलीज होती है, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. तो इसमें ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है और ये जो है ये रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी है. सो फॉरवर्ड की कम. द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस. किसमें होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. राइट आंसर इज डार्ली. नॉट आइसोथर्म, नॉट एंडोथर्मिक. नेक्स्ट है विच इज द फास्टेस्ट रिएक्शन? इनमें से कौन सा फास्टेस्ट रिएक्शन है? रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन को जंग लगता है, ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है. हाइड्रोलिसिस एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं. ऑर्गेनिक रिएक्शंस मॉडरेट होते हैं. फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी मॉडरेट है. एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इनटू सोडियम क्लोराइड. जितने भी आयोनिक रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं. तो सिल्वर नाइट्रेट आयोनिक कंपाउंड है. जब आप इसको सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये भी आयोनिक कंपाउंड है, तो ये जल्दी से अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे. जल्दी से अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन होगा. राइट आंसर इज बीटा. Which is incorrect statement. इनमें से कौन सी incorrect statement है? Chemical equilibrium is dynamic in nature. Is dynamic in nature. ये बात correct है. उसने पूछा है कौन सी incorrect है. Chemical equilibrium dynamic होता है. Catalyst can alter the state of equilibrium. No, catalyst जो है वो equilibrium state को ना तो equilibrium position को change करता है और ना ही ये Kc की वैल्यू को change करता है. Chemical equilibrium can approach फ्रॉम आइदर साइड. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हम दोनों साइड से जो है वो अचीव कर सकते हैं? यस. आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करें तब भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करें तब भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. एट केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट. यस. इक्विलिब्रियम के ऊपर जो आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है. ये बात भी ठीक है. सो क्या ठीक नहीं है? कैटलिस्ट कैन अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. कैटलिस्ट का ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट होता है और ना ही केसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है केसी वैल्यू इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन रीचेस अर्लियर टू कंप्लीशन. तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन ज्यादा कंप्लीशन की तरफ है. तो इनमें से कौन सी वैल्यू जो है केसी की वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि रिएक्शन रिएक्शन में ज्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, रिएक्शन ज्यादा कंप्लीशन की तरफ है. जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो वो ज्यादा कंप्लीशन की तरफ होगा. तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है 10⁻15. राइट आंसर इज चार्ली. द pKa of CH3COOH is 4.74. इसकी जो pKa वैल्यू है वो है 4.74. The pH of equimolar solution of CH3COOH and CH3COONA. हमारे पास जो हेंडरसन हेजलबेल की इक्वेशन है
बफर से रिलेटेड, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log salt over acid। तो जब भी आपने एक स्पेसिफिक pH का बफर बनाना होता है, उसके लिए हम ये हेंडरसन हेजलबेल की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो अगर आपके पास सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो जो उसकी pKa वैल्यू होगी वही उसकी pH होगी। सो यहां पर वो कह रहा है द pH ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो अगर ये दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो फिर pH pKa के इक्वल होगी। तो pKa 4.74 है, तो pH भी 4.74 होगी। राइट आंसर इज डेल्टा। The change in pressure or volume will affect the equilibrium state of the system when system is in solid state। No, solid में तो pressure solid में तो volume में change आता ही नहीं है, तो उसके ऊपर pressure का effect नहीं होगा। System is in liquid state। No, liquid में भी कोई volume में change नहीं आता, तो उसके ऊपर pressure का effect नहीं होगा। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होता है, ये सिर्फ गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए होता है, और सिर्फ उन गैसियस फेज रिएक्शंस पे अप्लाई होता है जिनमें प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल नहीं होते। टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स either greater or lesser than the total moles of gaseous products। Total moles of gaseous reactants and total moles of gaseous products are equal। नहीं, अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के मोल्स इक्वल हैं, तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट तब होगा जब रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट के मोल्स से ज्यादा हो या कम हो, यानी कि अनइक्वल मोल्स होंगे। राइट आंसर इज डार्ली। The solubility product for a salt of type AB is 4 into 10 raised to power minus 8। The molarity of its standard solution is, यानी कि molarity का मतलब है आपने solubility ही find out करनी है। So ये बहुत सिंपल है। ये जब आयोनाइज होता है, ये जब आयोनाइज होगा तो ये दो आयंस बनाएगा, एक A पॉजिटिव और एक B नेगेटिव। तो इसकी solubility ऐसे है और इसकी ऐसे है। तो जब भी आपके पास दो आयंस बन रहे हैं तो क्या रिलेशनशिप होता है, तो फिर KSP is equals to S square होता है। सो जो KSP वैल्यू है उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। सो KSP वैल्यू का आपने अंडर रूट ले लेना है। तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, इसका आपने अंडर रूट लेना है। तो 4, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 आ गया, और 10 रेज टू पावर माइनस 4 हो गया। तो 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 4 मोल्स पर लीटर, ये इसकी सॉलिबिलिटी है, यानी कि ये इसकी मोलैरिटी है, ये इसकी कंसंट्रेशन है। राइट आंसर इज अल्फा। The specific rate constant for a reaction is 1 into 10 raised to power minus 4 mole per decimeter cube per second। The order of the reaction is। So order कैसे पता चलेगा? आपने order find out करना है इसके rate constant के यूनिट से। So जो rate of reaction होता है, rate of reaction का यूनिट होता है mole per decimeter cube per second। अगर रेट कांस्टेंट का भी यूनिट वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, तो फिर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट का यूनिट वही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। सो द राइट आंसर इज अल्फा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। Heat of formation of magnesium oxide is given below Mg plus half O2 8 gives MgO, delta H is equals to minus 692 kilojoules per mole। This equation shows that the product is very stable। Yes, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और यानी कि उनका प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है। तो उनमें जितनी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट उतना कम स्टेबल है। सो प्रोडक्ट इज वेरी स्टेबल। यस, द प्रोडक्ट इज हाईली अनस्टेबल। नो, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। नो, एक्सोथर्मिक है। रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल। नो, प्रोडक्ट इज वेरी स्टेबल। राइट आंसर इज अल्फा। If the activation energy for an exothermic reaction is 50 kilojoules per mole, what is the activation energy for the reverse reaction? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को अभी हमने डिस्कस किया था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज 50 किलोजूल्स पर मोल, यानी कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 50 किलोजूल्स है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन?
तो ये रिवर्स रिएक्शन की कितनी होगी? तो मुझे नजर आ रहा है कि ये 50 से ज्यादा ही होगी। सो ग्रेटर देन 50 किलो जॉल्स, लेस देन 50 किलो जॉल्स पर मोल नो, इक्वल्स टू नो, 100 होगी नो, बस ग्रेटर होगी, कितनी होगी ये हमें नहीं पता, बस उससे ग्रेटर होगी। राइट आंसर इज टारली। Haz's law deals with changes in heat of reaction, rate of reaction, equilibrium, influence of। क्या Haz's law में हम rate of reaction को डील करते हैं? नो। equilibrium को डील करते हैं? नो। influence of pressure और volume gas? नो। बेसिकली Haz's law में हम heat of reaction को में जो चेंज आता है, रिएक्शन के दौरान जो चेंज आता है, हम उसको डील करते हैं। राइट आंसर इज अल्फा। When rate constant is known as specific rate constant, rate constant को हम specific rate constant कब कहते हैं? जब आप reactants की concentration unity ले लेते हो। ये मेरे पास rate इक्वेशन है, rate of reaction is equals to rate constant into concentration of A into concentration of B। तो अगर मैं इन reactants की concentration unity ले लूं तो फिर rate constant इक्वल हो जाएगा rate of reaction के। तो अब हम इसको specific rate constant कहेंगे। So when density of reactant is 1, no. When volume of reactant is 1, no. When weight of reactant is 1 gram, no. When concentration of reactant is 1 molar, right answer is delta। What is the function of catalyst in a chemical equilibrium? It changes the composition of equilibrium mixture। क्या ये composition को change कर सकता है? No। ना तो ये equilibrium position को disturb कर सकता है, ना ये yield को बढ़ा सकता है, ना ये Kc की वैल्यू को चेंज कर सकता है। It increases the rate at which equilibrium is achieved। हाँ, इसकी मदद से हम equilibrium जल्दी अचीव कर लेते हैं। It changes the value of the equilibrium constant। No। It increases the activation barrier। क्या ये एक्टिवेशन बैरियर को इंक्रीज करता है? नो। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। सो द राइट आंसर इज बीटा। इसकी मदद से इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। द इंटरनल एनर्जी, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, अगर एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, अगर एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, सो इससे क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। यस, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो यस, उसमें मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक होंगी, तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, यानी कि उसकी स्टेट में जो चेंज आ सकता है उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यस। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में राइज। यस, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो उसका मतलब है कि उसके टेम्परेचर भी राइज होगा। यस, टेम्परेचर राइज होगा। और अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हो सकता है वो किसी और के साथ रिएक्ट कर जाए, किसी उस हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्ट कर जाए। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। राइट आंसर इज डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हिंडर्स इन कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। जी, ये हम हेजस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जो हमारे पास कैलोरीमीटर है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी हम इंथैल्पी डायरेक्ट कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो फिर जो वो रिएक्शंस होते हैं जिनकी हम डायरेक्ट कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, उनकी हम इनडायरेक्टली मेजर कर लेते हैं हेजस लॉ की मदद से। अब जब आप कार्बन और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो इसकी इंथैल्पी चेंज डायरेक्ट आप कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ साइड रिएक्शन हो रहा होता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो हिंड्रेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। सो द राइट आंसर इज टार्ली। द स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन इज, स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या है? N2 plus O2 it gives 2NO2। क्या ये जो है, क्या ये स्पॉन्टेनियस है? क्या ये खुद ब खुद होगा? N2O2 जो है ये खुद ब खुद रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कभी भी खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करते, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। वाटर क्या खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएगा? क्या वाटर डिकम्पोज हो सकते हैं अपने एलिमेंट्स में? नो। H2O लिक्विड, H2O वाटर, ये जो है ये इवेपोरेशन है। यस, इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इवेपोरेशन एंडोथर्मिक भी है। तो ये एंडोथर्मिक भी है और ये स्पॉन्टेनियस भी है। यस। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन तो एक्सोथर्मिक होता है, तो उसने हमसे एंडोथर्मिक पूछा है। तो जो इवेपोरेशन होता है वो स्पॉन्टेनियस भी होता है, वो एंडोथर्मिक भी होता है। राइट आंसर इज टार्ली। The activation energy for the decomposition of nitrosyl chloride is 100 kilojoules और इसकी इंथैल्पी चेंज इतनी है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन? तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो वो कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ, यानी कि जो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है, जो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है वो 100 किलो जॉल्स है। और जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच है, जो डेल्टा एच है ये 38 है। इसको हम थोड़ा एनर्जी बैरियर, तो ये जो है ये डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच 38 है। सो आपने रिवर्स की फाइंड आउट करनी है, ये रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो 100 में से 38 माइनस कर देंगे, तो 100 में से 38 माइनस करेंगे तो 62 किलो जॉल्स आ जाएगा। राइट आंसर इज बीटा। एक्टिवेशन एनर्जी इज द गैप बिटवीन एनर्जी स्टेट्स ऑफ, एक्टिवेशन एनर्जी किसके दरमियान गैप है? अगेन ये ये रिएक्टेंट्स हैं और ये यहां पर आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये आपके पास ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, दिस वन इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये है जी एनर्जी गैप। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये एनर्जी गैप है किसके दरमियान? रिएक्टेंट्स के दरमियान और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान नो, रिएक्शन और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान नो, रिएक्शन नहीं, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान नो, रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान। राइट आंसर इज डेल्टा। The rate of reaction between two atoms A and B is expressed as dx over dt is equals to k, A की पावर है 1 और B की पावर B की पावर है 2, doubling the concentration of both the reactants A and B, the reaction rate is increased। अब overall ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, A की पावर 1 है, B की पावर 2 है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस में जब भी आप कंसंट्रेशन को डबल करोगे, सो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, रेट जो है वो 8 टाइम इंक्रीज होगा। चले मैं इसको इस तरह से भी समझा देता हूं कि लेट से आपके पास जो रेट है वो 1 है, ए की कंसंट्रेशन 1 है और बी की कंसंट्रेशन 1 है और ए की पावर 1। आपने क्या किया, आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, चूंकि इसकी पावर 1 है तो 2 की पावर 1 आएगी। बी की कंसंट्रेशन को भी आपने डबल किया, डबल किया, अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 और 4 2 आर 8, तो जिसका मतलब रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। राइट आंसर इज चार्ली। When the change in concentration is 6 into 10 raised to power minus 4 moles per decimeter cube and the time for the change is 10 seconds, the rate of reaction will be। रेट किसके इक्वल होता है? रेट इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो वो कहता है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया वो आया 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। तो ये 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 10 रेज टू पावर माइनस 5 हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। राइट आंसर इज डेल्टा। What is the result of an increase in the temperature of a system at equilibrium? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? द रिएक्शन रेट डिक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ओनली? नो। द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस फॉर बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? यस। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का भी रेट इंक्रीज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का भी रेट इंक्रीज होता है। द रिएक्शन रेट डिक्रीजेस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? नो। हाँ, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए आप टेम्परेचर कम करते हो, लेकिन जब आप रेट की बात करते हो तो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो दोनों के लिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ओनली? नो। एक्सो हो या एंडो हो दोनों के लिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। राइट आंसर इज बीटा। रेट लॉ ऑफ एन इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। रेट लॉ हमें कहां से पता चलती है? ये जो रेट लॉ है या ये जो रेट इक्वेशन है या ये जो रेट एक्सप्रेशन है ये हमें कहां से पता चलती है? बैलेंस्ड इक्वेशन से? नो। कैन बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली? नो। इट इज ओनली कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली? नो। ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू होती है। राइट आंसर इज डेल्टा। Arrhenius equation describe the effect of temperature on rate of reaction, pressure on rate of reaction, volume on rate of reaction। तो Arrhenius equation क्या है? K is equals to AE
माइनस ई ए ओवर आर टी। सो इसमें हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं रेट कांस्टेंट के ऊपर या रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं है, वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं है। सो द राइट आंसर इज अल्फा। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव uranium has a half-life of 710 million years. What will be the amount of uranium left behind after 3 half-lives if initial amount is 1 kg? तो 3 half-lives के बाद ये कितना रह जाएगा? तो शुरू में ये 1000 ग्राम्स है, 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम। तो 3 half-lives लेफ्ट आफ्टर 3 half-lives, तो पहली half-life के बाद ये 500 हो गया, दूसरी half-life के बाद ये 250 हो गया, और तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये 125 ग्राम हो गया। राइट आंसर इज चार्ली। तो 3 हाफ लाइफ के बाद ये पीछे कितना बच जाएगा? 125 ग्राम। When potential energy of the transition state is very high, then which one of the result is prevailing? वो जो ट्रांजिशन स्टेट है, वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसका एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि एनर्जी बैरियर ज्यादा होता है, उसका रेट स्लो होता है, उस रिएक्शन का रेट स्लो होता है। तो इसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी और स्लो रेट है। राइट आंसर इज चार्ली। What is the half-life time for a radioactive substance if 75% of any given amount of the substance disintegrates in 100 minutes? याद रखना है कि पहली हाफ लाइफ के बाद वो जो आपका जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो जाता है। पहली हाफ लाइफ के बाद 50% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, और दूसरी हाफ लाइफ के बाद 75% कंप्लीट हो जाता है। व्हाट इज द हाफ लाइफ time of a radioactive substance if 75% of any given amount of the substance disintegrates in 100 minutes? तो यहां तक 75% डिसइंटीग्रेट हो चुका है। पहली हाफ लाइफ के बाद 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो 75% डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो टोटल 75% डिसइंटीग्रेट होने में उसको 2 हाफ लाइफ चाहिए, और टोटल उसका टाइम लग रहा है 100 मिनट्स। तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? तो इसमें 100 मिनट्स का मतलब है ये 2 हाफ लाइफ हैं, तो एक हाफ लाइफ कितनी होगी? एक हाफ लाइफ होगी 50 मिनट्स। राइट आंसर इज अल्फा। If we increase the pressure in decomposition of PCl5 will favors the reaction। तो ये है जी हमारे पास PCl5 की decomposition। सो किस तरफ मोल्स ज्यादा हैं? प्रोडक्ट साइड के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट साइड का 1 मोल है। तो कहते हैं अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो ग्रेटर से लेसर मोल्स की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में ये बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। राइट आंसर इज चार्ली। विच वुड इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2O? ये Cl2O की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कौन इंक्रीज करेगा? एडिंग ए सुटेबल कैटलिस्ट? नो, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम के ऊपर और यील्ड के ऊपर। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2? नहीं, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर तो Cl2O कम हो जाएगा। नो। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर? नो, टेम्परेचर के वाले से हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमें गिवन ही नहीं है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर के वाले से हम ये बात नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ O2? अब O2 हमारे पास रिएक्टेंट है, तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। तो यस, अब Cl2O की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। राइट आंसर इज डेल्टा। द प्रेसिपिटेशन अकर इफ द आयोनिक कंसंट्रेशन इज? तो ये याद रखना है, ये मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है KSP से तो प्रेसिपिटेशन होती है, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। द प्रेसिपिटेशन अकर इफ द आयोनिक कंसंट्रेशन is more than KSP? Right answer is Charlie. For which one of the following the value of Kc is greater than Kp? Kc की वैल्यू Kp से ग्रेटर हो, so Kp is equals to Kc into RT delta N। हम ये बात पढ़ते हैं कि Kp Kc से बड़ा होता है जब डेल्टा N 0 से ग्रेटर होता है, यानी कि जब डेल्टा N पॉजिटिव होता है, यानी कि जब प्रोडक्ट के मोल्स ग्रेटर होते हैं रिएक्टेंट के मोल से, और Kp Kc से कम होता है जब डेल्टा N 0 से लेस होता है, यानी कि जब प्रोडक्ट के मोल्स कम होते हैं रिएक्टेंट के मोल से। तो यानी कि जब Kp Kc से कम है, इसका मतलब है कि Kc जो है
केसी ग्रेटर है केपी से, तो वो यही पूछ रहा है कि केसी, तो केसी केपी से कब ग्रेटर होगा, जब प्रोडक्ट के मोल्स कम होंगे। सो आप देखें इनमें से किस में प्रोडक्ट के मोल्स कम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के मोल्स इक्वल हैं, और यहां पर प्रोडक्ट के 3 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं, तो प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, ये नहीं होगा। यहां पर भी प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, ये नहीं होगा। हाँ जी, चार्ली ऑप्शन में प्रोडक्ट का 1 मोल है, रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं, तो इसमें प्रोडक्ट के मोल्स कम है, तो इसमें केसी केपी से बड़ा होगा। राइट आंसर इज चार्ली। Enthalpy of combustion per mole of carbon is 40 kilojoules per mole. What will be the enthalpy of combustion for 60 ग्राम of carbon? आप ये देखें कि जब कार्बन का 1 मोल है, जब कार्बन का 1 मोल है, तो इसकी जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है वो 40 किलोजॉल्स पर मोल है। तो 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम। तो जब ये 12 ग्राम है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर ये 60 ग्राम होगा तो इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या होगी? तो बेसिकली आपने इसके मास को 5 टाइम्स बढ़ा दिया, 12 5 आर 60 होता है, तो इस वैल्यू को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 200 किलोजॉल्स हो जाएगा। राइट आंसर इज बीटा। The species which by definition has zero standard molar enthalpy of formation at 298 Kelvin is, so basically जब भी एलिमेंट, जो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है और वो अपनी स्टेबल फॉर्म में होता है, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो होती है। तो Br2 गैस, Br2 सॉलिड, Br2 लिक्विड में होता है, Br2 गैस में नहीं होता। वाटर तो वैसे भी हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो जीरो नहीं होती। सो ये जो है ये नहीं होगा। Cl2 गैस, यस क्लोरीन डायटोमिक स्टेट में होती है और क्लोरीन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है। और मीथेन तो हमारे पास कंपाउंड है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगी। सो द राइट आंसर इज चार्ली। In the combustion of 20 gram of methane, 104.5 kilojoule heat is released. The heat of combustion of methane would be, so जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो मीथेन है वो 16 ग्राम है। तो कहता है जब हम मीथेन 20 ग्राम लेते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप मीथेन 16 ग्राम लोगे तो इससे थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज होगी और आंसर माइनस में आएगा, तो वो एक ही वैल्यू है। तो 104.5 से जो थोड़ी सी कम वैल्यू है वो 83.6 है। राइट आंसर इज बीटा। Enthalpy of neutralization of which reaction is minimum? किस में enthalpy of neutralization minimum होगी? जिसमें एसिड और बेस वीक हो। रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी तो enthalpy of neutralization 57.4 रिलीज होगी। रिएक्शन बिटवीन HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यस इसमें एक जो है वो वीक है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एसिटिक एसिड वीक है। एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें दोनों वीक है, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों वीक हैं, तो इनके केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे मिनिमम होगी। राइट आंसर इज डेल्टा। फॉर ए रिएक्शन 2x plus y it gives m plus n, the rate law, rate is equals to k x की पावर है 2 और y की पावर है 1 if the concentration of y is constant, y की concentration को आपने constant रखा और x को आपने ट्रिपल किया। तो बहुत सिंपल है, तो आपने y को तो कांस्टेंट रखा है, तो y को तो आपने देखना ही नहीं है। सो x पहले 1 है और रेट 1 है, आपने x की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, चूंकि इसका स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर लेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर 9, तो रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। राइट आंसर इज चार्ली। हाउ मच हीट इज लिबरेटेड व्हेन 100 ml of 0.1 molar NaOH are completely neutralized by 100 ml of 0.1 molar HCl? सो बेसिकली यहां से तो आप पहले इनके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होता है कंसंट्रेशन के साथ। तो वॉल्यूम को भी हम लीटर्स में करेंगे, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.1 लीटर्स है। तो 0.1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, 0.1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, तो ये आ जाएगा 0.01, तो ये इसके मोल्स आ गए। इस तरह HCl के मोल्स कितने आ गए? HCl के मोल्स आ गए
ये भी 100 ml है तो ये भी 0.1 लीटर है, मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये भी 0.01 मोल्स आ गए। सो यहां पर आप देखें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब 1 मोल हाइड्रोजन आयन आता है एसिड से और 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन आता है बेस से, तो 1 मोल वाटर बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 57.4 किलो जॉल्स होती है। लेकिन अगर आपके पास 0.01 मोल्स हैं दोनों के, तो इसका मतलब 0.01 मोल्स आएंगे हाइड्रोजन आयन के और 0.01 मोल्स आएंगे हाइड्रोक्साइड आयन के, तो 0.01 मोल्स बनेंगे वाटर के। यानी कि ये जो मोल्स अब बन रहे हैं ये 100 टाइम्स कम बन रहे हैं। तो इस वैल्यू को भी आप 100 से डिवाइड कर दो, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज -0.57 किलो जूल्स। राइट आंसर इज बीटा। So this is all about FLP3. Okay जी, wish you good luck. Allah Hafiz.